अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात दिल्ली की, जहां पर नई आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान बढ़ता जा रहा है। इसी सिलसिले में आज बीजेपी ने एक स्टिंग वीडियो जारी करके आम आदमी पार्टी पर बड़े घोटाले का आरोप लगाया। इस स्टिंग वीडियो के जरिए बीजेपी ने दावा किया है कि सीबीआई की तरफ से दर्ज किए गए केस में आरोपी नंबर 13 सनी मारवा के पिता कुलवीर मारवा से खुफिया कैमरे पर आप सरकार की ओर से कमीशन लिए जाने की बात कही गई है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने स्टिंग ऑपरेशन जारी करते हुए कहा कि स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया। एक एक व्यक्ति से पहले मालूम पड़ा कि 60-60 करोड़, जैसे इनसे मारवा साहब से 60 करोड़ रुपए लिया होगा अपने व्यक्तिगत कमीशन के लिए। तो मारवा साहब कहते हैं कुछ लोगों से तो 150-150 करोड़ ले लिया है, और ये जो हैं ये सरकारी खाते में नहीं जा रहे थे, मतलब ये मनीष सिसोदिया के खाते में जा रहे थे, जिसको हम तब से मोटा माल कह रहे थे। मोटा माल 60 करोड़ का किसी से, मोटा माल 150 करोड़ का किसी से। आप सोच के देखिए किस कदर लूट और घपला दलाली मची हुई थी। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी के स्टिंग ऑपरेशन का जवाब दिया। सिसोदिया ने कहा कि उन्हें फंसाने की साजिश रची गई है, उनके पास भी स्टिंग है। भारतीय जनता पार्टी काफी दिन से चिल्ला रही है घपला हो गया, कभी 1300 करोड़, कभी 8000 करोड़, कभी 500 करोड़, कभी 144 करोड़, कभी 30 करोड़। फिर सीबीआई से इन्होंने एफआईआर कराई तो सीबीआई ने भी ढूंढ ढांड के दूर से कहीं से स्ट्रेच करके दो कंपनियों के बीच की किसी वाइट डीलिंग को जबरदस्ती मेरे ऊपर थोपने की कोशिश। उसके बेस पे मेरे घर पे रेड डलवा दी, घर पे कुछ नहीं मिला। अब जब सीबीआई से एक तरह से क्लीन चिट मिल गई कि जी इनके पास तो कुछ नहीं मिल रहा, तो अब बीजेपी कह रही है जी देखो सीबीआई नहीं ढूंढ पाई, अब हम स्टिंग करके देंगे। फिर वो कोई सड़क पे चौराहे पे खड़े होकर किसी को गाड़ी पे बिठा के कुछ कहते हैं, उसके कोई सवाल जवाब करते हैं, वो स्टिंग है? मजाक है। तो ऐसे स्टिंग मेरे पास भी है, मैं भी दे दूंगा कल बहुत सारे, फिर आप उसको भी चलाना। और अब बात झारखंड की करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। सोरेन को 81 सदस्यों वाली विधानसभा में 48 वोट मिले। पिछले कई हफ्तों से हेमंत सोरेन की सदस्यता पर तलवार लटक रही थी। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में चुनाव आयोग की सिफारिश गवर्नर के पास पड़ी हुई है। इस बीच विश्वास मत के बहाने हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली। सोरेन ने कहा कि बीजेपी सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। सांप्रदायिकता फैलाकर बीजेपी देश में गृह युद्ध कराना चाहती है। बीजेपी ने आजादी के अमृत महोत्सव के नाम पर देश के झंडे को भी बेच दिया। सोरेन के भाषण के दौरान बीजेपी विधायकों ने सदन में हंगामा किया। बीजेपी ने सोरेन पर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए लोक लुभावन ऐलान करने का आरोप भी लगाया। वहीं सोरेन ने कहा कि राज्य में जब तक यूपीए की सरकार है, बीजेपी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगी। और टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की एक्सीडेंट में मौत ने सड़क सुरक्षा पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना से कारोबार जगत में शोक की लहर है। रतन टाटा, एन चंद्रशेखरन, आनंद महिंद्रा समेत तमाम इंडस्ट्री के दिग्गजों ने इस मौत पर गहरा दुख जताया। आनंद महिंद्रा ने ट्वीट कर कहा कि वो अब पिछली सीट पर भी हमेशा सीट बेल्ट लगाएंगे, दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त साइरस मिस्त्री ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी और गाड़ी की रफ्तार तेज थी। साइरस सिर्फ 54 साल के थे। रविवार को 3 अन्य लोगों के साथ मर्सिडीज कार में अहमदाबाद से मुंबई आ रहे साइरस मिस्त्री की कार महाराष्ट्र के पालघर में डिवाइडर से टकरा गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गाड़ी मुंबई के एक डॉक्टर अनाहिता पंडोला चला रही थी। उनके साथ आगे की सीट पर उनके पति डेरिस पंडोले बैठे थे। ये दोनों गंभीर रूप से घायल हुए हैं, तो वहीं पिछली सीट पर बैठे साइरस और जहांगीर पटोल की मौत हो गई। रोड एक्सीडेंट में साइरस मिस्त्री की मौत से देश सन्नाटे में है और एनसीआरबी का हालिया डाटा बता रहा है कि 2021 में सड़क हादसे में रिकॉर्ड 1,55,000 मौतें हुई हैं। इसी पर है आज का हमारा कंज्यूमर अड्डा 5:57 पर।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई के दौरे पर हैं। उन्होंने सबसे पहले फिल्म प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने लाल बाग के राजा के दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। अमित शाह ने अपनी पत्नी के साथ विधि विधान से गणपति की पूजा की। फिर उन्होंने बीजेपी के नेताओं के साथ बीएमसी चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। अमित शाह देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के घर भी गणपति के दर्शन करने गए। अमित शाह ने कहा कि एकनाथ शिंदे ग्रुप ही असली शिवसेना है। नमस्कार, मैं हूं विपिन भट्ट और आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने एग्री या नॉन एग्री कमोडिटी में कोई ट्रेड लिया है या फिर किसी कमोडिटी में फिजिकल पोजीशन लेना चाहते हैं, तो आप नए निवेशक या फिर किसान हैं या फिर ट्रेडर ही हैं, तो कमोडिटी मार्केट में CNBC आवाज के साथ बनाएं अपनी स्ट्रेटेजी। आप हमें अपने सवाल हमारे व्हाट्सएप नंबर 7045220000 पर भेज सकते हैं। आपके सवालों पर हमारे एनालिस्ट आपको सटीक सलाह देंगे। आपका पसंदीदा शो कमोडिटी कॉल फेसबुक और ट्विटर पर लाइव भी है, इसलिए आप वहां पर भी हमें सवाल पूछ सकते, भेज सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 20 साल में पहली बार डॉलर इंडेक्स 110 के पार निकला। यूरोप में एनर्जी संकट से यूरो टूटने का असर। 2 दशक में यूरो पहली बार $0.99 के नीचे फिसला, लेकिन रुपए पर खास दबाव नहीं। ओपेक की आज की बैठक से पहले क्रूड में जोरदार खरीदारी। ब्रेंट का भाव एक दिन में $2 से ज्यादा बढ़ा। ओपेक के उत्पादन घटाने की उम्मीद और रूस के सप्लाई रोकने से कीमतों में उछाल। सोने चांदी में निचले लेवल से लौटी खरीदारी। यूएस के जॉब डेटा के आंकड़ों में गिरावट से फेड के आक्रामक रुख की उम्मीद घटी, लेकिन डॉलर में मजबूती से कीमतों पर ऊपरी लेवल से बना दबाव। कॉटन में जारी है गिरावट का दौर। एमसीएक्स पर आज फिर 3.5% नीचे कारोबार। एक हफ्ते में 25% से ज्यादा टूटा। कपास कली में भी आज 6% का लोअर सर्किट। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। दलहन और तिलहन की फसलों को हो सकता है भारी नुकसान। तो ये थी आज की हेडलाइंस और अब शो की शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ हैं एंजल वन के प्रथमेश मालिया और एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले आप उनसे आज की स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं। तो प्रथमेश, ओपेक की बैठक और डॉलर में जोरदार मजबूती के बीच नॉन एग्री कमोडिटीज में आप कहां स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह देंगे? नमस्कार। ओपेक की बैठक में मेरे ख्याल से ओपेक बिल्कुल सहमति में नहीं है यहाँ पे ऑयल आउटपुट कट करने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये इवेंट जो है वो देखने लायक होगा ऑयल मार्केट्स के लिए। बट हाल फिलहाल में अगर इस इवेंट के बीच में अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से 2 कमोडिटी में यहाँ पे सलाह होगी। पहली बात तो आपको गोल्ड में बाय करने की सलाह रहेगी। अक्टूबर वायदा 50,340 एंट्री पॉइंट रहेगा। 50,150 का स्टॉक रहेगा। ऊपर में टारगेट 50,720 के लिए रहेंगे। सिमिलरली नेचुरल गैस में सेल करने की सलाह रहेगी 721 के आसपास। स्टॉप लॉस रहेगा 728 का और टारगेट रहेगा 731 की। चलिए, तो गोल्ड में खरीदारी की सलाह और नेचुरल गैस में यहाँ पर बिकवाली की राय दे रहे हैं आपको। तो चलिए, ये तो 2 चीज़ें हो गई जो कि हम नॉन एग्री कमोडिटी की तरफ देखेंगे, लेकिन जरा थोड़ा एग्री कमोडिटी का भी रुख कर लें। वंदना हमारे साथ है। तो वंदना, आज एग्री कमोडिटीज में कहाँ ट्रेडिंग की सलाह देंगी आप? नमस्ते विपिन जी। मुझे लग रहा है जैसा आप बता रहे थे कि कॉटन में प्राइसेस में फॉल है यहाँ पे, और रीजन भी है यहाँ पे इतने रिम्यूनरेटिव प्राइसेस के बाद यहाँ पे 7% एकरेज जो है वो बढ़त होने की उम्मीद है। और दूसरी चीज ये है कि नॉर्थ इंडिया से यहाँ जो सप्लाई है वो स्टार्ट हो गया और अक्टूबर में सप्लाई फुल। चलिए, तो वंदना यहाँ पे बात कर रही थी कॉटन की सप्लाई साइड पे थोड़ी बात कर रही थी ना, इनफैक्ट क्या सलाह देती। लेकिन हाँ, कॉटन पे आप देखिए इस वक्त 36,480 का भाव चल रहा है और ये 1,200 रुपए यानी करीब 3% से ज्यादा की गिरावट। जी वंदना, कंटिन्यू प्लीज। जी, वो मैं बता रही थी यहाँ पे कि जो फॉल है थोड़ा सा यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है। यहाँ पे 36,500 पे अगर हम सेलिंग करते हैं तो मुझे लग रहा है कि इजीली यहाँ पे 36,100 तक प्राइसेस आएंगे। इसके लिए स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 36,700 का। लेकिन वही कोई यहाँ पे पोजिशनल कॉल लेना चाहते हैं तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में अभी शॉर्ट टर्म में यहाँ पे फॉल जारी रहेगा और हो सकता है कि हम एक बार 35,500 तक के लेवल्स आता हुआ देखें। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे ग्वार है। जैसे कि यहाँ पे ग्वार का हम जानते हैं कि क्रूड ऑयल से पॉजिटिव कोरिलेशन है और वहां पे एक जंप
डंप आता हुआ हमें दिख रहा है और यहाँ पे भी लोअर लेवल बाइंग बढ़ रही है। तो मेरे ख्याल से इस काउंटर में बाइंग जो है वो बढ़त यहाँ पे जारी रह सकती है। 4950 के लेवल पे अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे बाई करना होगा। 5100 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस इसके लिए हम लगा के चल सकते हैं 4880 का। चलिए, तो यहाँ पर कॉटन में बिकवाली की सलाह है, लेकिन ग्वार में जो है वो खरीदारी की सलाह दे रही है वंदना अक्टूबर वायदा के लिए। और ये ताज़ा भाव आपके सामने ग्वारगम ग्वार सीड दोनों में, जहाँ पर एक जगह तो आप देख रही हैं करीब 1.5% की बढ़त है, 9488 के ऊपर कारोबार, लेकिन ग्वार सीड में एक बहुत ही फ्लैट टू नेगेटिव टाइप का ट्रेंड दिखाई दे रहा है। ग्वार सीड NCDX पर अगर देखें 4853 पर इस वक्त कारोबार करते हुए हल्के से लाल निशान के साथ। तो ये तो हो गई आज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अब चलिए अब थोड़ी सी बातचीत हम कर लेते हैं मॉनसून के ऊपर। और अगर हम देखें इस समय तो मॉनसून में हम 2 सितंबर को जो जारी खरीफ फसलों के बुआई के आंकड़े हैं वो काफ़ी निराशाजनक दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि चालू सीजन में चावल समेत दलहन और तिलहन का बुआई रकबा भी घट गया है, लेकिन अगले 5 दिनों में भारी बारिश के अलर्ट ने चिंताओं को थोड़ा और बढ़ाया है। MP, गुजरात, महाराष्ट्र में भारी बारिश से सोयाबीन, अरहर और मूंग की फसलों को नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। सबसे पहले मॉनसून का हाल समझ लेते हैं, इसलिए हमारे साथ है IMD के सीनियर साइंटिस्ट RK जामनानी साहब। तो जामनानी सर, मॉनसून का ताज़ा माफ़ कीजिए जनमानी साहब, तो यहाँ पर जो मॉनसून का ताज़ा आंकड़ा है बड़ा स्कैटर्ड सा है कि एक तरफ बहुत सारी बारिश हो रही है, ज़्यादा बार बारिश हो रही है, कहीं कहीं नहीं भी है। ताज़ा अपडेट आपका क्या कहता है, किस तरीके के अनुमान है? जनामनी जी। चलिए, तो जनामनी साहब से लाइन कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसा हमने आपसे कहा कि मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ये 3 बड़े स्टेट जहां पर कई तरह की फसलें हैं इस वक्त तैयार हैं, तो वहां पर जो है भारी बारिश का अलर्ट है। ऑलरेडी हमने देखा है कि MP में काफ़ी बारिश हुई है पिछले कुछ दिनों में, और उसके अलावा महाराष्ट्र के भी कई इलाकों में तेज़ बारिश हुई है और अभी भी हो रही है, तो इसका असर फसलों पे दिखेगा। पाठक साहब अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जनमानी साहब नहीं है। तो पाठक साहब, हम यही समझना चाह रहे थे कि जो मॉनसून का ताज़ा अपडेट है वो क्या कहता है, किन किन इलाकों में किस किस तरह की बारिश का अनुमान है? बारिश का अनुमान तो आपने अभी बताया कि 4-5 दिन भारी बारिश का अनुमान बता रहे हैं। जी जी। लेकिन सोयाबीन का हमने जो अभी एक हेल्थ रिपोर्ट जारी की है उसके हिसाब से हमने एरिया बताया है, और अभी फिलहाल सोयाबीन की फसल में कहीं मुझे कोई चिंता का विषय नहीं दिख रहा है। कुछ एरिया में फसल थोड़ी सी डैमेज हो सकती है जहां पानी भर गया था पीछे, पर वो एरिया कोई बहुत बड़ा नहीं है। 120 लाख हेक्टेयर में 1-2 लाख हेक्टेयर एरिया कोई बहुत बड़ा नहीं होता है। और अगर देखिए सितंबर में सोयाबीन को बारिश चाहिए भी, जब पॉट फिलिंग हो रही होती है, जब दाना भर रहा होता है, बढ़ रहा होता है, उस वक्त थोड़ा पानी चाहिए होता है। तो अगर बारिश बहुत ज्यादा लंबी नहीं होगी तो ये जो बारिश अभी आएगी एक हफ्ते बाद, वो कोई सोयाबीन की फसल के लिए फायदे की चीज है, उसमें कोई नुकसान होने की उम्मीद नहीं है। हाँ, अगर बारिश लंबी चल गई तो फिर नुकसान हो सकता है फसल को। जी जी जी। तो पाठक साहब, यहाँ पर जैसा आपने बताया भी, सोयाबीन के लिए खास तौर पे अगर मैं पूछूं तो कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, अभी हमने कोई फसल का एक्चुअल आंकड़ा निकाला नहीं है कि फसल कितनी होगी, क्योंकि भी बहुत प्रीमेच्योर है। ये जो सितंबर का महीना है ये सबसे क्रूशियल है। इसमें पॉट फॉर्मेशन होती है, पॉट फिलिंग होती है। इसमें अगर बहुत तेज बारिश आए तो नुकसान है, अगर एकदम सूखा पड़ गया तो भारी नुकसान हो सकता है। तो अभी मुझे लिए कोई फसल का अनुमान देना जो है वो बिल्कुल प्रीमेच्योर है। जो लोग बोल रहे हैं वही मुझे लगता है कि वो जंपिंग बिगन वाली बात है। अभी अनुमान तो मैं कुछ दे नहीं सकता कैसा होगा। जहां तक डैमेज का सवाल है, कुछ जिलों में जैसे नांदेड़ में, अकोला में, वर्धा में, यहाँ पे फसल थोड़ी सी लो लाइंग एरिया में पानी भर गया था, वहाँ थोड़ा डैमेज है। ऐसे जो भोपाल बेल्ट है उसमें थोड़ा पानी भर गया, वहाँ भी थोड़ा डैमेज है। अशोकनगर, गुना में पानी भरा। लेकिन ये ओवरऑल जो एरिया है सब मिला के कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं है, 2-3% एरिया है। इससे कोई बहुत बड़ा नुकसान होने की उम्मीद नहीं दिख रही है मुझे। अभी जब आगे क्या होता है इस महीने में उसको देख के पता लगेगा जब हम अपना आंकड़ा जारी करेंगे। चलिए, तो जनामनी साहब जुड़ गए, थोड़ा उनसे भी आइडिया ले ही लेते हैं तो थोड़ा साफ हो जाएगा और मामला। जनामनी साहब, क्या अंदाजा है मॉनसून को लेकर अभी? नहीं, मानसून अभी लास्ट जो 1 वीक वो गया, मेनली जो है पेनिनसुलर इंडिया में जैसे केरला हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो और महाराष्ट्र में भी रेनफॉल शुरू हुआ है।
तो बट एक्टिविटी जो उत्तर भारत है या मध्य प्रदेश वगैरह कम चल रहा है, क्योंकि कोई मेजर सिस्टम नहीं है। अब मैंने जैसे बताया जो भी सिस्टम है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र के पास है, वैसे वही बारिश चल रहा है। लेकिन अभी एक खुशखबरी है कि जो 8 तारीख को जो है 7 तारीख को एक सिस्टम बन रहा है जो केंद्रीय बंगोपसागर में, वो धीरे धीरे आंध्र उड़ीसा कोस्ट को आएगा, तो फिर मानसून जो है 8 से 11 तारीख तक रिएक्टिवेट हो रहा है। मेनली जो बॉम्बे भी हैवी रेन होगा और गुजरात और मध्य प्रदेश ये इलाके में बारिश शुरू हो जाएगा। तो ये तो मानसून का पार्ट है, सितंबर है, तो यही है। और अदरवाइज देश का जो रेन है +5% है, नॉर्मल एवं नॉर्मल है। और सभी को मालूम है कि हमारा जो मेनली जो उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, बिहार है, गंगेटिक वेस्ट बंगाल है, वहाँ अभी भी डेफिशिएंट है। सबसे ज्यादा चिंता का है उत्तर प्रदेश का जो डेफिशिएंट है -45% है, जहाँ मतलब एक्चुअल रेन जो हुआ 33 से 37 सेंटीमीटर हुआ है, बट नॉर्मल जो है इनका 60 से 66 यानी 45% नेगेटिव में चल रहा है परसेंटेज डिपार्चर में। और बिल्कुल ऐसे थोड़ा कम डेफिशिएंट है बिहार में, झारखंड में जो -25 से 36% डिपार्चर है। ये तो ओवरऑल जो है मेट सब डिवीजन या स्टेट का है, लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट ये देखेंगे तो यूपी में कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट है जहाँ डिपार्चर अप टू -75% है, बहुत ज्यादा कम बारिश हुआ है। वो चिंता का विषय है। बट बाकी पार्ट जैसे बात हो रहा था वो तो जस्ट कंट्रास्ट है। सभी को मालूम होगा कि अगस्त में बहुत ज्यादा बाढ़ हुआ था उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उसके साथ साथ जो दक्षिण राजस्थान और गुजरात का इलाका है। और अभी सितंबर से 8 से 12 जो स्पेल होगा उसमें भी काफी हैवी रेनफॉल होगा। हमने ऑलरेडी देना शुरू कर दिया। 8 से रेन बढ़ रहा है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इवन तेलंगाना, विदर्भ में भी बढ़ रहा है। तो यही लेटेस्ट है। ठीक है सर, 12 सितंबर। राइट। तो ये एक पूरा एक्सटेंडेड एनालिसिस कर दिया यहाँ पर जनामनी साहब ने कि क्या स्थिति है बारिश की और आगे क्या अनुमान रह सकते हैं। अब हमारे साथ तो सुनील बलदेवा जी हैं। सुनील जी, देखिए बारिश का तो ये अनुमान है ही जो हमारे सामने आ गया। अब बुआई कमजोर रहने से दालों के दाम फिर से एक बार ऊपर की तरफ दिख रहे हैं। भारी बारिश की से फसलों को नुकसान भी हो सकता है। तो ओवरऑल आप कैसे इस पूरी स्थिति को देख रहे हैं? जहाँ तक बुआई की बात करें, बुआई के तुअर में कम है, उड़द और मूंग में लगभग बुआई ठीक है। लेकिन हाँ, यदि बारिश कंटिन्यू रहती है और आने वाले दिनों में रहते हैं तो काफी महाराष्ट्र के काफी इलाकों में, जैसे अभी IMD का ऑफिशियल कह रहे थे कि जहाँ पे पानी रुक गया है वहाँ पे डैमेज हुआ है। तो मुझे लगता है 8 से 10% एरिया ऐसे हैं जहाँ पे काफी तुअर का और उड़द का डैमेज हुआ है। उड़द का MP में भी जबलपुर बेल्ट में ज्यादा बारिश होने से डैमेज हुआ है। अब यदि हम राजस्थान में नागौर बेल्ट में या महाराष्ट्र में बारिश और देखते हैं तो मूंग का भी नुकसान हो सकता है। और मेरे को लगता है क्वालिटी का नुकसान ज्यादा होगा, क्वांटिटी का कम होगा। हाँ, लेकिन नुकसान होगा और चिंताजनक बात रहेगी। और जहां तक बताया कि यूपी और बिहार, उड़ीसा में कम बारिश है तो वहां पे कम बारिश के चलते नुकसान हो रहा है। महाराष्ट्र, MP में ज्यादा बारिश के चलते नुकसान हो रहा है। तो ये हमें आगे आने वाले 10-15 दिन बहुत क्रूशियल रहेंगे। यदि इसमें मानसून ठीक रहता है तो हम एक बहुत अच्छी फसल प्राप्त करेंगे। यदि इसमें मानसून की स्थिति सही नहीं रहती है तो हमें एक बहुत बड़ा डेफिसिट भी देखने को मिल सकता है। जी जी। तो पाठक साहब, अब क्योंकि बात हम कर रहे थे सोयाबीन की, आगे आप क्या स्थिति देख रहे हैं? आपने कहा कि उतना कोई मेजर चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आगे चलते हुए क्या स्थिति बनेगी तो क्या कहेंगे पाठक साहब? चलिए, शायद पाठक साहब अभी फिलहाल हमारे साथ नहीं है। तो यहाँ पर अच्छा बलदेवा जी, ये बताइए कि दालों के दाम में आपको और बढ़ोतरी यहाँ से होती हुई दिख रही है? जहाँ तक मैं तुअर उड़द की बात करूँ, हमें केवल उड़दा जो है हमें केवल म्यांमार से सप्लाई है और म्यांमार के भाव जो है अभी जो हमारी कॉस्टिंग बढ़ रही है और जो यहाँ पे भाव है उससे काफी ऊपर है। तो म्यांमार में हम उड़द के, जहाँ तक उड़द की बात करूँ मैं केवल म्यांमार पे इंटरनेशनल मार्केट पे हम उसी पे डिपेंडेंट है। लेकिन तुअर की बात करूँ तो तुअर अफ्रीका कंट्री से काफी आ जाएगी। वहाँ पे फसल भी अच्छी है और करीबन 4.5 लाख टन का MOU सरकार का भी अफ्रीकन कंट्रियों के साथ है। तो मुझे ये अनुमान है कि 4.5-5 लाख टन माल जो है इंडिया आ जाएगा। तो इस पे भाव में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं दिखाई देगी। हाँ, लेकिन मूंग, उड़द और तुअर तीनों का भविष्य जो है आगे आने वाले 10 दिनों का मौसम कैसा रहता है, क्या ज्यादा बारिश होती है या फिर बारिश नहीं होती है, उसी पे सारा जो है वो भाव का जो है प्रभाव रहेगा। जी,
चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो मॉनसून और उसका बुआई पर इम्पैक्ट और उसका फिर आने वाले वक्त में जो दालें हैं या सोयाबीन है उनके भाव पर इम्पैक्ट, ये एनालिसिस हम करने की कोशिश कर रहे थे। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ थे और अब उनका धन्यवाद। और एक छोटा ब्रेक ले लें, इसका वक्त हो गया है, लेकिन ब्रेक के बाद आपके सवाल हम लेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। वक्त है आपके सवाल का और जवाब देने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। तो चलिए फटाफट इस सिलसिले को शुरू करें। सतीश है हमारे साथ पंजाब से और चने पे आपका सवाल। सतीश जी बताएं। मेरे पास में 180 टन चना पड़ा हुआ है ए ग्रेड क्वालिटी का, जिसकी कॉस्टिंग है 5100 पर क्विंटल के हिसाब से। ओके जी, ठीक है। तो मैं क्या ये जानना चाह रहा था, क्या मुझे होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, वंदना जी क्या सलाह होगी इनके लिए? मैं इन्हें यही सलाह देना चाहूंगी कि अभी फिलहाल इन्हें होल्ड करके चलना चाहिए। 3 डिमांड अभी आने वाला है यहाँ पे। एक तो मॉनसून डिमांड ऑलरेडी है यहाँ पे, फेस्टिव डिमांड है और वेडिंग डिमांड भी यहाँ पे रहेगा। तो मैं एग्री कमोडिटीज में खासकर जो फिजिकल में उसे होल्ड करने की सलाह देती हूँ। और जहाँ चना की बात है उसमें एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि पल्सेस की डिमांड तो बढ़ेगी, साथ साथ में जब त्योहारी डिमांड आता है तो बेसन का डिमांड भी बढ़ता है। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा यहाँ पे अपसाइड नहीं है, लेकिन 8 to 10% तक का जो इजाफा है वो मुझे एक्सपेक्टेड है कि इस 4th क्वार्टर में, ये 2022 के, इसमें मुझे लग रहा है कि बढ़त आ सकती है। तो मेरे ख्याल से होल्ड करके चलिए सर आप। सतीश जी होल्ड करने की सलाह है यहाँ पर। चलिए अगला सवाल है लखन साहब का, मथुरा से है हमारे साथ। लखन साहब क्या पूछेंगे आप? सर नमस्ते। सर मुझ पे सर MCX गोल्ड का 1 लॉट है अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट का 51,250 में। सर मुझे होल्ड करना चाहिए, निकल जाना चाहिए? जी जरूर बताते हैं आपको। प्रथमेश जी क्या सलाह होगी इनके लिए? आई थिंक ये ऑलरेडी आउट ऑफ द मनी है, क्लियरली डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हैं, इनको स्टॉप लॉस लगाकर काम करना चाहिए। बट फिर भी यहाँ पे मोमेंटम जो है वो बन सकता है 50,800 के लिए। अगर इनके पास ये इस भाव के आसपास आता है तो यहाँ पे निकल जाए, बिकॉज यहाँ पे जो मैक्सिमम मोमेंटम पॉसिबली 51,000 के लिए दिखता है। तो इनका एक्विजिशन पॉइंट 51,250 अगेन वो हाई है। अगर ये होल्ड करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से इनको और एक 10 से 12 दिन सेशन ट्रेडिंग होल्ड करना पड़ेगा, जो ताकि उनका भाव आए और वहां से निकले। बट फिलहाल के लिए एग्जिट करें, ये बेटर रहेगा। फिर भी मोमेंटम आपको 50,800 की तरफ दिख सकता है। चलिए फिलहाल के लिए एग्जिट, और अगर रुक सकते हैं 10-12 दिन तो 50,800 के भी रेट यहां पर मिल सकते हैं। लखन जी आपके लिए सलाह। और इसी के साथ वक्त हो गया कि हम आपसे इजाजत लें। वंदना, प्रथमेश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। चलिए कमोडिटी कॉल में आज इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर आपके लिए खबरों का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद आवाज समाचार।